हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारे क्लास में जो हमने आज का टॉपिक लिया है, सॉल्यूशन से लिया है टॉपिक एबनॉर्मल मोलर मास एंड वांट हाफ फैक्टर। वांट हाफ फैक्टर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वांट हाफ फैक्टर को हम आई से दिखाते हैं। अच्छा, एबनॉर्मल मोलर मास को हिंदी वाले भी समझ लें। एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब होता है कि एक ऐसा अणुभार, मोलर मास मतलब क्या होता है? अणुभार। एबनॉर्मल मतलब जो नॉर्मल ना हो, ठीक है, असाधारण हो। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा अणुभार जो अणुसंख्य गुण की सहायता से निकाला गया हो, मतलब जिसका कैलकुलेशन हमने अणुसंख्य गुण की सहायता से निकाला हो। एक ऐसा मोलर मास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है, उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। कैसे निकालते हैं इसको ध्यान से देखिएगा। पहले हम एबनॉर्मल मोलर मास की बात करेंगे, फिर हम वांट हाफ फैक्टर की बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे अगर हमने यहाँ पर सपोज दैट ले लिया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो आपने अभी 4 पढ़ा है उसमें से एक ले लिया। मान लो अभी आपको ताज़ा ताज़ा याद होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर आपने पढ़ा था, क्या होता है? फाई बराबर CRT। फाई इक्वल टू क्या होता है? CRT होता है। अब C का मतलब क्या होता है? N/V। इसको और करके लिख सकते हैं, फाई V इज इक्वल टू NRT, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि C इक्वल टू होता है N/V। N/V आप यहाँ पुट करेंगे तो V आपका इधर आ जाएगा, वहाँ बचेगा N। अब N इक्वल टू होता है W/M। तो आप चाहें तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, तो और करके लिख सकते हैं हम, पाई V इज इक्वल टू आ जाएगा W/M RT, ठीक ना। अब यहाँ W क्या है? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, एंड कैपिटल M है, इट इज मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है। अगर आप इसकी वैल्यू मान लीजिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई वो दिया हुआ है, उसको यहाँ रख देंगे। वॉल्यूम गिवन है, सब कुछ पता है आपको, बस खाली ये नहीं पता है, ठीक है ना। तो इसको आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी को और करके हम लिख सकते हैं, M इज इक्वल टू WRT अपॉन पाई V। इस फार्मूले के हेल्प से हम जो मास निकालेंगे वो हमारा नॉर्मल नहीं होगा, एबनॉर्मल होगा। साधारण नहीं बल्कि असाधारण होगा, ठीक है ना। तो इसको हमने किसकी मदद से निकाला? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से निकाला। इसी प्रकार जैसे अगर हम ये लिख लें, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या फिर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो कोई भी आप जो है यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ले लेंगे, सब में आप इस तरह से मॉलिक्यूलर मास एंड बाकी जो फार्मूले में वैल्यू होंगी उनके साथ रिलेशन लगा करके वहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। ऐसे मान लीजिए हमारे पास में क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी वाली? डेल्टा TB, दिस इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इज इक्वल टू होता है KB इंटू स्मॉल m। अब स्मॉल m का मतलब क्या होता है? N/कैपिटल W। तो डेल्टा TB और करके लिख सकते हैं, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू N/कैपिटल W। अब यहाँ जो आपका N है इसकी वैल्यू क्या होगी? W/M। तो और करके लिख सकते हैं, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू ये आ जाएगा W/कैपिटल M इंटू कैपिटल W, ये तो बैलेंस W था। अब आप इस M को इधर ला सकते हैं, डेल्टा TB वहाँ चला जाएगा। तो और करके लिख सकते हैं, M इज इक्वल टू KB इंटू W अपॉन क्या आ जाएगा? ये डेल्टा TB इंटू कैपिटल W। तो ये हमने किससे निकाला? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से निकाला, ठीक है ना। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। इसी प्रकार किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से आप
जो सॉल्यूट होता है सॉल्यूशन के अंदर, माने जो विलयन के अंदर विलेय होता है, उसको किसी भी अणुसंख्य गुण की सहायता से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कहने का मतलब किसी भी विलयन में जो विलेय है उसका एबनॉर्मल मोलर मास, असाधारण अणुभार, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंख्य गुण की सहायता से निकाल सकते हैं। तो जो अणुभार आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की सहायता से निकालते हैं, अणुसंख्य गुण की सहायता से निकालते हैं, उस अणुभार या मॉलिक्यूलर मास को हम लोग क्या नाम देते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। क्योंकि ये फिक्स नहीं होता, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ डेल्टा टीवी की वैल्यू चेंज कर देंगे तो इसकी भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, फिक्स कर देंगे तो इसकी भी वैल्यू फिक्स हो जाएगी। मतलब यहाँ जो मोलर मास है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इस डेल्टा टीवी पर डिपेंड कर रहा है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर डिपेंड कर रहा है ना। चलिए यहाँ पर भी देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर डिपेंड कर रहा है। और आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, हमेशा जो मोलर मास है, दो हमने एग्जाम्पल लिया है इसमें, अगर और आगे आप चलेंगे सब में आपको इसी तरह से रिलेशन मिलेगा कि हमेशा आप देखेंगे कि जो मोलर मास है वो इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में है। किसके साथ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ। यहाँ भी आप देख रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में है। इसी प्रकार दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और हैं, उनमें भी अगर आप यही डेरिवेशन करेंगे, रिलेशन निकालेंगे मोलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बीच में, तो आपको यही मिलेगी कि मतलब ये जो है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा। ठीक है ना। और अगर आप कांस्टेंट यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ प्रोपोर्शनल लग जाएगा ना। यहाँ से कांस्टेंट हटाएंगे और हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल लग जाएगा। ठीक। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, हमने यहाँ पर ये सीखा रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और साथ में हमने ये भी सीखा कि एबनॉर्मल मोलर मास होता क्या है। चलिए तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हमने क्या मान लिया, डेल्टा। सपोज दैट डेल्टा क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एंड एबनॉर्मल मोलर मास या केवल मोलर मास। तो यहाँ मोलर मास को हमने m से दिखाया और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हमने डेल्टा से दिखाया है। तो डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। कहने का मतलब यही रिलेशन हमें मिलेगा जितना हम डेरिवेशन करेंगे। जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने चार पढ़ी हैं उन चारों में आपको यही रिलेशन मिलेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड मोलर मास के बीच में। मतलब अणुभार और अणुसंख्य गुण के बीच में यही जो है संबंध मिलेगा आपको, व्युत्क्रमानुपात का। इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात का संबंध। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्य हमेशा अणुभार या मोलर मास के साथ किस संबंध में होता है, व्युत्क्रमानुपात के संबंध में होता है। चलिए इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो मोलर मास हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। खैर ऐसा हम नहीं कर सकते, ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि मोलर मास इसके साथ रिलेट है और ये उसके साथ रिलेट है। इसका उलट हम ये कह सकते हैं कि अगर मोलर मास को हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर आप उलट फेर करके कुछ भी कहेंगे, रिलेशन आपको उसी तरह मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं 1/2 फैक्टर आई की। ठीक है, अब ये 1/2 फैक्टर क्या होता है, 1/2 फैक्टर को हम आई से दिखाते हैं। तो आई जो है 1/2 फैक्टर, आई इज इक्वल टू 1/2 एक साइंटिस्ट का नाम है, एक वैज्ञानिक का नाम है, उसने अपना एक फैक्टर दिया जिसको आई से दिखाते हैं। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू होता है नॉर्मल मोलर मास, मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है ना, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, यही डेफिनेशन हो गई 1/2 फैक्टर की। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 1/2 फैक्टर जो आई है ये किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद जो हमारा सॉल्यूट होता है उसके नॉर्मल एंड एबनॉर्मल मोलर मास के बिटवीन का रेशियो होता है। तो 1/2 फैक्टर आई इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास एंड एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट
इन अ गिवन सॉल्यूशन। ठीक, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम कहें कि भाई एब नॉर्मल मोलर, अच्छा इसको और करके हम थोड़ा सा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखा सकते हैं। आई इज इक्वल टू, इसको अगर हम कैपिटल एम मान लें, ये हो गया, इसको भी कैपिटल एम मान लिया हमने, दोनों कैपिटल एम है, तो कौन इसमें नॉर्मल है कौन एब नॉर्मल है? तो यहाँ नीचे लिख दीजिए नॉर्मल, जिससे आपको पता लगेगा ये नॉर्मल है, और यहाँ लिख दीजिए एब नॉर्मल छोटा छोटा। ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्मूला हो गया, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना पड़ेगा आपको। ये हो गया, ठीक। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। अब हमने देखा है यहाँ पर जो मोलर मास है इसका रिलेशन कॉलगेटिव प्रॉपर्टी के साथ होता है। कैसे होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। मतलब जो हमने यहाँ 1/2 फैक्टर, ठीक है, आई देखा, ये रिलेशन होता है। यहाँ पर जो साधारण और असाधारण अणुभार है इसका संबंध किसके साथ होता है? मतलब जो अणुभार है इसका संबंध किसके साथ होता है? अणुसंख्य गुण के साथ होता है। कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपात के संबंध में होता है। मतलब जो अणुसंख्य गुण है वो अणुभार के साथ व्युत्क्रमानुपात के संबंध में होता है। तो उस संबंध की सहायता से हम चाहें तो यहाँ पर आगे और समीकरण बना सकते हैं, और बनाएंगे भी, ज़रूर बनाएंगे, लेकिन लेक्चर हमारा बहुत लॉन्ग हो जाएगा और उसके अपलोड में प्रॉब्लम आती है। इस वजह से हम इस क्लास में इतना ही टॉपिक रखते हैं। ये रिलेशन आगे हम फिर आपको समझाएंगे, इसको भी थोड़ा सा रिपीट करने के लिए हम ले लेंगे उस लेक्चर में जो इसके आगे पढ़ाएंगे आपको, ताकि आपको सारी बातें क्लियरली समझ में आए। ओके स्टूडेंट्स, इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।